हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अम्ल और क्षार के अणु सूत्र के आधार पर इनकी पहचान करना सिखाऊंगा, जिसके माध्यम से दोस्तों आप लोग अपने जीवन में कभी भी ये भूल नहीं कर सकते कि कौन सा अणु सूत्र अम्ल से संबंधित है और कौन सा अणु सूत्र क्षार से संबंधित है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ पाइएगा कि हम लोग अणु सूत्र के आधार पर अम्ल और जो क्षार है उसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को रासायनिक नाम के आधार पर जो अम्ल और क्षार का जो अणु सूत्र है उसकी रचना करना सिखाऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस पार्ट में जो आपके नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं अम्लों का, और इस पार्ट में जो नाम दिए गए हैं वो दिए गए हैं क्षारों का। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये समझनी है कि आखिर अम्लों के नाम से हम लोग इसके अणु सूत्र की रचना कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग अम्लों के रासायनिक नाम के आधार पर इसके अणु सूत्र की रचना करना सीखिए। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि हम लोग अणु सूत्र के आधार पर हम कैसे पहचान करेंगे कि हाँ ये अम्ल से संबंधित है या फिर अम्ल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रासायनिक नाम के आधार पर जो इनके अणु सूत्र हैं इसी को दोस्तों बनाना सिखाता हूं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो आप क्षार देख रहे हैं तो क्षार के रासायनिक नाम के आधार पर इनके जो अणु सूत्र की रचना है वो करना मैं आप लोगों को सिखाता हूं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले अम्ल का जो पहला अम्ल है इस पर। तो दोस्तों मैंने तो आप लोग को ये सिखाया है कि हम लोग रासायनिक नाम के आधार पर जो अणु सूत्र है उसे कैसे निर्मित कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर। तो दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये जो हाइड्रो है और ये जो क्लोरिक है इसका मतलब क्या हुआ। तो दोस्तों आप लोग ये समझ कर रखना कि हाइड्रो का मतलब हुआ हाइड्रोजन, क्लोरिक का मतलब हुआ Cl और अम्ल का मतलब ये हुआ कि इसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा। जब नाम अम्ल के साथ यहाँ पर संबोधित किया गया है तो आप लोग ये समझ कर रखना कि दोस्तों इसमें हाइड्रोजन आएगा ही आएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब आपने अच्छी तरीके से अम्ल का अध्ययन किया होगा तो उसमें दोस्तों आप ये जानते होंगे कि अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर H आयन देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके अम्ल के अणु सूत्र में H आएगा तो आएगा ही, यानी हाइड्रोजन जो आयन है उसकी उपस्थिति होगी ही। तो यहाँ पर जो हाइड्रो है इसका मतलब हम लोग समझेंगे हाइड्रोजन से, और यहाँ पर जो क्लोरिक है इसका मतलब हम लोग समझेंगे क्लोरीन से। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की सहायता से जो अणु सूत्र निर्मित होगा वही दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु सूत्र कहलाएगा। तो कैसे, तो आप लोग सिंपल से देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोजन, ठीक, हमने यहाँ पर ले लिया क्लोरीन, ठीक। बात करें वैलेंसी का तो दोस्तों हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 होती है। अगर हम इनके वैलेंसी का आदान प्रदान करें तो दोस्तों देख सकते हैं दोनों की वैलेंसी सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आराम से इन दोनों को एक साथ सटाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे क्या, तो लिख लेंगे HCl। तो लो यहाँ पर हो गया, ये जो अणु सूत्र वो किसका हो गया, तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो दोस्तों आपने देखा कि जब अम्ल है तो इसमें हाइड्रोजन आया ही है, और इसकी जो पहचान है दोस्तों वो हम लोग हाइड्रोजन की सहायता से ही करेंगे। यानी इस अणु सूत्र में H है तो हम लोग ये समझेंगे कि ये जो अणु सूत्र है वो अम्ल से संबंधित है, और ये जो अम्ल का रासायनिक नाम है वो क्या है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इस पर नाइट्रिक अम्ल पर। ठीक, देखो नाइट्रिक के बाद क्या है, तो नाइट्रिक के बाद अम्ल आया हुआ है। तो आप लोग ये समझना कि जब अम्ल आया हुआ है तो इसमें हाइड्रोजन होगा ही। तो सिंपल रूप से क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर बाबू ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो क्या चीज है, तो नाइट्रिक है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर ये समझ कर रखना कि जब नाइट्रिक रहेगा तो उस स्थिति में हम लोग ले लेंगे नाइट्रेट को। किसको लेंगे, नाइट्रेट को लेंगे। और आपको पता है कि नाइट्रेट का जो संकेत होता है वो होता है NO3। क्या होता है, NO3 होता है। अगर हम बात करें यहीं पर नाइट्रस का, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि
यहाँ पर नाइट्रिक के बाद अगला जो अम्ल है वो मिल जाए क्या, तो वो मिल जाए नाइट्रस अम्ल। तो जैसे ही दोस्तों अम्ल के साथ नाइट्रिक के स्थान पर नाइट्रस आएगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि नाइट्रेट के स्थान पर नाइट्राइट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, नाइट्राइट का प्रयोग करेंगे। और आप जानते होंगे कि नाइट्राइट का जो संकेत होता है वो होता है NO2। ठीक है, तो सिंपल से क्या कर सकते हैं भाई, तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं NO3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है नाइट्रिक। अगर रहता नाइट्रस तो हम लोग नाइट्रस के स्थान पर लेते हैं NO2, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, NO3 लेंगे। ठीक, आप देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। बात करें नाइट्रेट का तो दोस्तों नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो भी होती है 1। कहने का मतलब है कि दोनों की वैलेंसी सेम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। तो ये जो अणु सूत्र होगा ये दोस्तों किसका होगा, तो ये होगा नाइट्रिक अम्ल का। तो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, HNO3। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसमें भी हाइड्रोजन आया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अणु सूत्र है यह अम्ल से संबंधित है। किस अम्ल से संबंधित है, तो देखेंगे क्या है, NO3। NO3 मतलब होता है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट से क्या बनाएंगे, नाइट्रेट से बनाएंगे नाइट्रिक, और जब H है तो हम बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल। ठीक, आगे है कौन, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे कौन है, सल्फ्यूरिक, इक आया है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर अम्ल की सहायता से ये समझेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आएगा ही आएगा। तो चलो भाई लो, हमने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक, अब देखो बाबू इसमें लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक। तो दोस्तों अगर इसमें सल्फ्यूरिक है तो हम लोग इसका संबंध रखेंगे सल्फेट से। किससे रखेंगे, सल्फेट से। अगर सल्फ्यूरस रहता तो उस स्थिति में हम लोग इसका संबंध रखते हैं किससे, तो सल्फाइड से। तो यहाँ पर जब सल्फ्यूरिक है तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो हम लोग किससे रखेंगे, तो वो हम लोग सल्फेट से रखेंगे। तो सल्फेट का मतलब क्या हुआ, तो सल्फेट का मतलब हुआ SO4। H का वैलेंसी होती है 1 और जो सल्फेट है उसकी वैलेंसी होती है 2। ये दोनों अपने वैलेंसी का आदान प्रदान करेंगे तो बन जाएगा H2SO4। और इसलिए दोस्तों हम लोग इसका जो अणु सूत्र है वो लिख सकते हैं H2SO4, और इसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे H2SO4। ठीक, अब बात करते हैं अगले अम्ल का। क्या है, यहाँ पर देखिए हाथ लिखिए लो, नाइट्रस अम्ल कहीं लिखे होंगे ना, नाइट्रस अम्ल देखो यहाँ पर है ना, नाइट्रस अम्ल। तो क्या आएगा, तो NO3 के स्थान पर NO2 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे सिंपली रूप से, क्या लिखेंगे भाई, HNO2, इसी को बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। ठीक, अब देखिए कहीं पर है आपका सल्फ्यूरस, कहीं पर है, देखो यहाँ पर है सल्फ्यूरस अम्ल। तो जैसा ही अस आया हुआ है तो हम लोग इसको किससे जोड़ेंगे, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे सल्फाइड से। सल्फाइड का जो संकेत होता है वो क्या होता है बाबू, वो होता है SO3। ठीक, इसकी भी वैलेंसी वही होती है जो वैलेंसी सल्फेट की होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसके वैलेंसी का आदान प्रदान करेंगे तो वो कितना आ सकता है दोस्तों, तो वो आ सकता है H2SO3। यानी हम लोग H2SO3, तो यहाँ पर लिख लेंगे H2SO3। चलिए हो गया, सल्फ्यूरस अम्ल का अणु सूत्र यहाँ पर निर्मित हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, तो दोस्तों कार्बोनिक अम्ल में जो कार्बोनिक है, अब इसका दोस्तों देखेंगे कि ये जो संबंध है वो किससे बन रहा है। तो दोस्तों जो कार्बोनिक है इसका जो संबंध है वो बन रहा है कार्बोनेट से। किससे, तो कार्बोनेट से, क्योंकि इक है तो एट से संबंध होगा और अस है तो आइट से संबंध होगा। तो यहाँ पर इक है यानी कार्बोनिक है, तो कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा, तो वो होगा कार्बोनेट से। तो दोस्तों कार्बोनेट का जो संकेत होता है वो क्या होता है, वो होता है CO3, और H रहेगा तो रहेगा क्योंकि अम्ल है, तो यहाँ पर ले लेंगे H, इसकी वैलेंसी होगी 1। बात करें कार्बोनेट का तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। तो क्या होगा, जब आदान प्रदान होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो क्या बनेगा H2CO3। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कार्बोनिक अम्ल के स्थान पर H2CO3, इसको बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। आगे हाइड्रोआयोडिक अम्ल। दोस्तों जब
अम्ल के नाम में हाइड्रो शब्द का प्रयोग हो जाए तो उस स्थिति में आप लोग ये समझना कि इसमें दोस्तों बिल्कुल भी O नहीं आएगा, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पर हाइड्रो है ना, तो हाइड्रो होने के कारण इसमें कोई भी ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है नहीं ना, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन जब हाइड्रो आया हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों हाइड्रो से क्या बनेगा, हाइड्रो से बनेगा हाइड्रोजन। किस प्रकार से दोस्तों, तो दोस्तों हाइड्रो से क्या बनेगा, तो हाइड्रो से बनेगा हाइड्रोजन। कैसे आपने देखा, यहां पर हाइड्रो से हाइड्रोजन, क्लोरिक से क्लोरीन, ठीक उसी प्रकार से यहां पर हाइड्रो से हाइड्रोजन और उसके बाद आयोडिक से आयोडीन। तो दोस्तों जिस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की वैलेंसी 1 होती है, ठीक उसी प्रकार से हाइड्रोजन और आयोडीन इन दोनों की वैलेंसी 1 ही होगी, क्योंकि जो आयोडीन होता है वह दोस्तों क्लोरीन वर्ग का ही तत्व होता है, इसलिए क्लोरीन की जो वैलेंसी होगी वही वैलेंसी आयोडीन की भी होगी। तो यहां पर हम लोग सिंपल रूप से लिख लेंगे का, तो लिख लेंगे HI। क्या लिखेंगे, HI। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या, तो हाइड्रो आयोडिक अम्ल। लेकिन हाइड्रोजन आया है, मैंने बताया था कि अम्ल के नाम में क्या होगा, हाइड्रोजन रहेगा तो रहेगा तो रहेगा ही। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर किसका, तो बात करते हैं हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो दोस्तों देखो इसमें लगा हुआ है ना हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं है ओनली फॉर, क्या लगा हुआ है इसके साथ, इसके साथ लगा हुआ है हाइड्रो। क्या लगा हुआ है, हाइड्रो। तो दोस्तों समझना, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रो लग गया तो हम लोग ये समझेंगे कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। मैंने क्या बताया, जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रो लग गया तो इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इसमें ओनली फॉर कौन दिखाई देगा, तो ओनली फॉर हाइड्रोजन ही दिखाई देगा। ओनली फॉर कहने का मतलब है कि मतलब ऑक्सीजन को छोड़कर से सब कुछ दिखाई देगा लेकिन ऑक्सीजन दिखाई नहीं देगा। तो बात करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पर। तो दोस्तों हम लोग अभी सीखे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है वो कितना प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है H2SO4। तो दोस्तों देख सकते हैं H2SO4 में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन 4 गो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन जो 4 आप देख रहे हैं ना, इसको हटा देंगे, मतलब पूरा का पूरा ऑक्सीजन हटा देंगे, अब बाकी जो शेष बच जाएगा उसी को यहाँ पर लिख देंगे, जिसके साथ भी हाइड्रो आया हुआ है। ठीक है, तो आया हुआ है किसके साथ, तो आया हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ है। तो हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल पर चलने का प्रयास करते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु सूत्र में देखते हैं कि इसका जो अणु सूत्र है वो है H2SO4, लेकिन इसमें ऑक्सीजन है क्या, तो ऑक्सीजन है O4 के रूप में। तो हम लोग इसी को हटा देंगे, तो हटाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली फॉर H2S। तो यहां पर लिख देंगे H2S। बात आ रही है समझ में, कैसे लिखेंगे। ठीक, अब आगे बात करते हैं यहां पर हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, हाइड्रो से हाइड्रोजन और ब्रोमिक से ब्रोमीन, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुल जितने सारे तत्व हैं ये सब एक ही वर्ग के तत्व हैं जिनकी वैलेंसी होती है 1। तो दोस्तों जब क्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, जब आयोडीन की वैलेंसी होगी 1, तो कहीं ना कहीं जो ब्रोमीन है इसकी भी वैलेंसी 1 होगी। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, तो वो हो जाएगा HBr। ठीक है, आगे देखते हैं क्लोरिक अम्ल। क्या है, क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों जिस प्रकार से आपने यहां पर कार्बनिक अम्ल में जो कार्बनिक शब्द है इसको जोड़ा था कार्बोनेट से, ठीक उसी प्रकार से यहां पर क्लोरिक अम्ल में जो क्लोरिक है इसको आप लोग किससे जोड़ सकते हो, ध्यान देना दोस्तों आप लोग, जो क्लोरिक अम्ल है इसमें जो क्लोरिक शब्द आया हुआ है इसको आप किससे जोड़ सकते हो, तो दोस्तों क्लोरिक में ईक आया हुआ है तो कहीं ना कहीं इसे आप 8 से जोड़ सकते हो। किससे, तो 8 से जोड़ सकते हो। लेकिन इसमें 8 आएगा कौन, तो इसमें आएगा क्लोरिक से संबंधित। तो क्लोरिक से संबंधित जो 8 वाला मूलक है वो कौन है, तो वो है क्लोरेट। कौन है, तो वो है क्लोरेट। कैसे, यहाँ पर है सल्फ्यूरिक है। तो दोस्तों सल्फर से संबंधित जो 8 वाला मूलक है वो कौन है, तो वो है सल्फेट। तो यहां पर सल्फेट आया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से क्लोरिक से संबंधित जो 8 वाला मूलक है वो है कौन, तो वो है क्लोरेट, जिसका अणु सूत्र क्या होता है, वो होता है ClO3। ठीक है, यही होता है क्लोरेट का। इसकी अगर वैलेंसी की बात करें तो वो होता है 1, और जो हाइड्रोजन है इसकी भी वैलेंसी होती है 1। तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सिंपल रूप से हम लोग यहाँ पर HClO3 यानी कि हाइड्रोजन क्लोरेट, जिसको हम लोग बोलेंगे क्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पर है बोरिक अम्ल। ठीक है, तो बोरिक में भी ईक आया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इस बोरिक को इसके 8 वाले मूलक से जोड़ेंगे। तो बोरिक का जो 8 वाला मूलक होगा वो कौन होगा, तो बोरिक का जो 8 वाला मूलक होगा वो होगा बोरेट।
क्या होगा, वो होगा बोरेट। और बोरेट का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है BO3, BO3। अगर बात करें दोस्तों इसकी वैलेंसी का, तो इसकी जो वैलेंसी है वो होती है कितनी, तो वो होती है 3। तो आदान प्रदान करोगे तो क्या बनेगा, तो वो बनेगा दोस्तों H3BO3, यही बनेगा, ठीक ना। आप लोग समझिए। आगे है फास्फोरिक अम्ल ना, फास्फोरिक अम्ल, तो फास्फोरिक में क्या आया है, तो ई का आया है, ना कि अस आया है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इस फास्फोरिक को इसके ही मूलक से 8 के रूप में जोड़ेंगे। तो दोस्तों फास्फोरिक का जो 8 वाला मूलक होगा वो क्या होगा, तो फास्फोरिक का 8 वाला जो मूलक होगा वो होगा फास्फेट। क्या होगा, वो होगा फास्फेट। तो दोस्तों फास्फेट का जो संकेत होता है वो क्या होता है, तो वो होता है PO3। क्या होता है भैया, तो PO3 होता है। तो H यहाँ हो जाएगा PO3, इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी वैलेंसी होती है 1। तो दोस्तों क्या हो सकता है, जब आदान प्रदान होगा तो इनके वैलेंसी का H3PO3। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे H3PO3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रासायनिक नाम की सहायता से इनके अणु सूत्र का जो निर्माण है वो हो चुका है। आगे है कौन, तो आगे है एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एसिटिक अम्ल, तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं ईक आ रहा है। तो दोस्तों एसिटिक का जो मूलक होगा इससे संबंधित वो कौन होगा, तो दोस्तों एसिटिक का जो मूलक होगा इससे संबंधित वो होगा एसीटेट। क्या होगा, वो होगा एसीटेट। और आप लोग हो सकता है जानते होंगे कि एसीटेट का जो संकेत होता है वो होता है COO और उसके बाद यहाँ पर सॉरी COOH नहीं होता है, CH3 और COO, बस इतना ही होता है ना। यही क्या होता है, यही संकेत होता है किसका, तो एसीटेट का। और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, जब अम्ल है तो हाइड्रोजन रहेगा ही। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग एक हाइड्रोजन ले लेंगे, तो हाइड्रोजन प्लस के रूप में और ये हो जाएगा माइनस के रूप में। कहने का मतलब कि इसकी वैलेंसी 1 और इसकी भी वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। तो यहाँ पर लिख लेंगे CH3COOH, ठीक। आगे क्या है, तो आगे है फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों फॉर्मिक अम्ल में क्या होता है कि हम लोग ओनली फॉर क्या करते हैं कि COOH के आगे H लगा देते हैं। क्या करते हैं, COOH के आगे H लगा देते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जब दोस्तों आप लोग अपने रसायन क्षेत्र में जब आप अध्ययन करिएगा अम्लों का, तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको एक समूह मिलेगा जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक समूह। क्या होता है नाम, कार्बोक्सिलिक समूह। और उसका जो अणु सूत्र होता है, यानी कहने का मतलब कि उसका जो दोस्तों सूत्र होता है निर्मित करने का, वो होता है CnH2n+1 COOH। यहाँ पर COOH जो है यही दोस्तों बताता है कि यह अम्ल का अणु सूत्र है ना। यही अम्ल का क्या करता है, यही अम्ल का प्रतीक प्रकट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर N बराबर हो जाएगा 1 मेथ के लिए, N बराबर हो जाएगा 2 एथ के लिए, N बराबर हो जाएगा 3 प्रोप के लिए। तो दोस्तों अगर आप N बराबर जो भी आप मान लेते हैं, तो उस मान के लिए जो दोस्तों मूल शब्द मैंने आप लोग को बताया है उसी मूल शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे कि N बराबर 1 के लिए जो मूल शब्द है वो कौन है, तो वो है मेथ। N बराबर 2 के लिए जो मूल शब्द है वो कौन है, तो वो है एथ। N बराबर 3 के लिए जो मूल शब्द है वो कौन है, तो वो है प्रोप। तो दोस्तों N बराबर जो मान आपने लिया है उस मान को N के स्थान पर रखने से पहले सबसे पहले आप लोग ये सुनिश्चित कर लेना कि जो इस अणु सूत्र में यहाँ पर क्रियाशील समूह आया हुआ है उसमें कार्बन है या ना। अगर कार्बन है तो कितना है, ये सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को गणना करना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक दोस्तों आपका एल्किल समूह है जो कि होता है R और बॉन्ड के रूप में। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी क्या हो सकता है, एगो आकर इसमें जुड़ सकता है। तो इसमें कौन आकर जुड़ा हुआ है, तो इसमें COOH आकर जुड़ा हुआ है और इसी R का स्वरूप होता है CnH2n+1 के रूप में। तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि COOH में जो C है वो है तो कहोगो तो है एगो। तो जितना C दोस्तों इसमें रहेगा उतनी ही संख्या क्या करेंगे कि जितना आपने N बराबर लेकर चला है उसी में से घटा देंगे। मैंने क्या बताया, जितना C दोस्तों आपके क्रियाशील समूह में उपस्थित रहते हैं उतनी ही संख्या के आधार पर क्या करेंगे कि N बराबर जितना आपने मान लिया है उसमें से घटा देंगे। तो इसमें जो कार्बनों की संख्या है वो कितनी है, तो केवल 1 है।
तो हम लोग क्या करते हैं कि आपने जो n बराबर 1 लिया है उसमें से एक को घटा देंगे। तो जब दोस्तों एक में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा 0। तो दोस्तों अब आपका जो n का मान है n बराबर 0, यही आपका वास्तविक मान है। मैंने क्या बताया, अब आपका जो n का मान है n बराबर 0, यही क्या है, यही दोस्तों आपका वास्तविक मान है। और इसी n के मान को हम लोग अब क्या करेंगे कि जहां जहां n है वहां वहां प्रतिस्थापित कर देंगे। तो करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर n का मान लिखोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0, फिर h, फिर अगर यहाँ पर आप रखते हो n का मान 0 तो 2 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, और जब 0 में 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ओनली 4 होगा 1 को दिखाते नहीं है तो छोड़ देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा COOH। जिस प्रकार से मैथ में x के पावर 0 का मान होता है 1, ठीक उसी प्रकार से केमिस्ट्री में c का जो आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर मान 0, उसका मान होता है 1 को अगर आप HCOOH से मल्टीप्लाई करो तो दोस्तों निकल कर आएगा क्या, तो HCOOH। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लेकर चले थे क्या, था आप लेकर चले थे n बराबर 1, और ये जो 1 है वो किसके लिए आता है, तो वो आता है मैथ के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो HCOOH प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है मेथेनाइक के लिए, क्योंकि इसके मूल शब्द में हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे इनाइक। क्या जोड़ेंगे, तो दोस्तों हम लोग जोड़ेंगे इनाइक, यही दोस्तों जोड़ेंगे। तो हमने मूल शब्द लिया है मेथ, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथ प्लस इनाइक, ठीक है। तो देखिए था में क्या होगा, अ निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, ई निकलेगा, अ और ई से क्या बनेगा, अ और ई से बनेगा ए। तो दोस्तों इसका जो स्वरूप है वो खत्म हो जाएगा, ई का अगर संधि पढ़े होंगे तो जब ई का स्वरूप खत्म हो जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा। और जब इसमें से अ निकला हुआ है तो कहीं ना कहीं जो मेथ है वो दोस्तों हलंत के रूप में है, और इस हलंत के साथ जब ए ऐड होगा तो दोस्तों बन जाएगा किस रूप में, तो यह बन जाएगा मेथे के रूप में। बाकी का बचा हुआ है, तो बाकी बचा हुआ है नाइक, तो उसको दोस्तों क्या करेंगे आगे सटा देंगे तो हो जाएगा मेथेनाइक, ठीक है। इसी को कहा जाता है फॉर्मिक, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फॉर्मिक। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप लोग ने यहाँ पर एथेनाइक का नाम लिखा हुआ है एसिटिक, ठीक है, उसी प्रकार से मेथेनाइक का जो नाम है वो यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मिक। इस चीज को आप लोग समझकर रखना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मिक यानी कि मेथेनाइक अम्ल के लिए जो अणु सूत्र होगा वो HCOOH अप्लाई कर सकते हैं। कैसे होगा दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया, और इसका जो विस्तृत वर्णन है वो आप लोग को 10 क्लास या हो सकता है दोस्तों उसके आगे बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, तो HCOOH, ठीक। अगर हम बात करें ऑक्जेलिक अम्ल का तो दोस्तों इसका जो अणु सूत्र होता है वो बहुत ही सिंपल। अगर बात करें यहीं पर ऑक्जेलिक अम्ल का तो दोस्तों इसका जो अणु सूत्र होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, तो इसे आप लोग याद कर लेना। ये होता है दोस्तों इस रूप में COOH का होल स्क्वायर। कभी कभी दोस्तों हो सकता है किताब में आपको इस तरीके से भी मिल सकता है COOH और नीचे मिल जाएगा COOH। यही दोस्तों जो आप देख रहे हैं अणु सूत्र वो होता है किसका, तो वो होता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बहुत सारे को अगर डाउट होगा कि कहाँ से आया तो ये रहता है सिंपल रूप से इस तरीके से रहता है। जैसे कि मान चलते हैं कार्बन है ना, तो कार्बन में जो दो गो दोस्तों बॉन्ड होगा वो एगो ऑक्सीजन से ऐड रहता है, ठीक है, और एगो जो है बचा हुआ खाली तो वो दोस्तों एगो हाइड्रोक्साइड से ऐड रहता है इस तरीके से। अब बाकी का क्या होगा, बाकी का ये बच जाएगा सिंगल खाली, और इसी से क्या होगा कि एगो इसी का सेम टू सेम, इसी का सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे। तो देखिए इस कार्बन का एगो हेने चला गया और एगो इधर चला गया और बाकी का जो दो गो बचा हुआ है वो इधर चला गया, तो इसी को समेट कर लिखेंगे तो क्या बन सकता है COOH सिंगल वन COOH। इसको और समेटे तो क्या बन सकता है COOH का होल टू H। समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्षार के अणु सूत्र पर। तो दोस्तों देखिए जहां जहां दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्षार होगा वहां वहां आपको ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड मिलेगा। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी हाइड्रोजन का जिक्र नहीं है, इसमें जो नाम आया हुआ है क्षार के साथ वो आया हुआ है दोस्तों हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड। तो दोस्तों आप लोग ये समझ पा रहे होंगे कि जिस प्रकार से हमने अम्लों की पहचान हाइड्रोजन के आधार पर की थी, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्षारों की पहचान हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के आधार पर करेंगे। यही दोस्तों क्या है, यही दोस्तों इसका मूल गुण है पहचानना, यानी कि हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के आधार पर ही हम लोग ये पहचान पाएंगे कि हाँ ये जो अणु सूत्र हैं वो क्षार से संबंधित है, ठीक। तो देखिए बात आ रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों सोडियम का मतलब क्या हुआ, तो सोडियम का मतलब हुआ Na, तो यहां पर ले लेंगे Na। यहां पर है हाइड्रोक्साइड, तो दोस्तों हाइड्रा का मतलब हुआ क्या, तो हाइड्रा का मतलब हुआ
H और ऑक्साइड का मतलब हुआ O। कहने का मतलब कि इसका जो प्रतीक होता है वो होता है OH। इसकी वैलेंसी होती है 1 और सोडियम की भी वैलेंसी होती है 1। तो सिंपल से क्या करेंगे, लिख लेंगे NaOH। तो यही दोस्तों क्या होगा, यही आपका क्षार के रूप में कहलाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का। दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड में देख सकते हैं कि कैल्शियम का होगा का, तो कैल्शियम का होगा Ca। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, तो होता है यहाँ पर इसका मतलब O। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2, दोनों की सेम। तो दोस्तों दोनों को सटाकर लिख सकते हैं क्या, तो CaO। आगे देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का होगा Mg, तो हमने लिख दिया। यहाँ पर है ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मतलब O, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। Mg की भी वैलेंसी 2, O की भी वैलेंसी 2, तो सेम है, तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। ठीक, यहाँ पर है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो कैल्शियम का मतलब होगा Ca। देख सकते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आते जा रहा है ना, तो कैल्शियम का मतलब क्या होगा, तो कैल्शियम का मतलब होगा Ca और हाइड्रा ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड को दोस्तों लिख सकते हैं OH। लेकिन OH की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1 और जो कैल्शियम की वैलेंसी होती है वो होती है 2। तो इसकी वैलेंसी चला आएगा इसके पास और इसकी जो वैलेंसी होगी वो चला आएगा इसके पास, जो कि दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, तो दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो Mg हाइड्रा ऑक्साइड, तो OH का होल ट्वाइस, क्योंकि मैग्नीशियम का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है ना। यहाँ पर देखिए पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम का मतलब K। ठीक, हाइड्रा ऑक्साइड का प्रतीक होता है OH, दोनों की वैलेंसी होती है 1 तो हम लोग सिंपल रूप से लिख सकते हैं KOH। यहाँ पर है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो अमोनियम का दोस्तों मतलब आपको पता है क्या होता है, तो होता है NH4। क्या होता है, NH4। इसका जो वैलेंसी है वो होता है 1। हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि OH, इसकी भी वैलेंसी होता है 1, तो सिंपल रूप से लिख सकते हैं NH4OH। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, कहीं ना कहीं ये भी क्षार है। ठीक, यहाँ पर बात करते हैं लिथियम हाइड्रा ऑक्साइड का। लिथियम मतलब क्या होगा बाबू, लिथियम मतलब होगा Li। हाइड्रा ऑक्साइड का मतलब क्या होगा, तो वो होगा OH। एल्युमिनियम हाइड्रा ऑक्साइड, एल्युमिनियम का Al, उसके बाद क्या है हाइड्रा ऑक्साइड, तो दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं OH का होल थ्राइज लिख सकते हैं, क्योंकि OH की वैलेंसी इसके पास जाएगी तो नहीं दिखेगी, लेकिन Al की वैलेंसी 3 है जो कि इसके पास जाएगी तो दिखेगी। यहाँ पर है जिंक हाइड्रा ऑक्साइड, जिंक यानी कि Zn। आपको पता है कि जिंक का जो वैलेंसी होता है वो होता है 2, तो हाइड्रा ऑक्साइड का होल ट्वाइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर आराम से। यहाँ पर है बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, बेरियम यानी कहने का मतलब Ba और हाइड्रा ऑक्साइड है तो OH, इसकी भी वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्षारों के रासायनिक नाम के आधार पर इनके अणु सूत्र की रचना कर सकते हैं, और अणु सूत्र में आने वाले हाइड्रा ऑक्साइड और ऑक्सीजन के गुण के आधार पर हम लोग ये पहचान कर सकते हैं कि ये जो अणु सूत्र है यह कहीं ना कहीं क्षार से संबंधित है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि ये सारे अणु सूत्र के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। जो दोस्तों प्रमुख है, जो मेन है, इसी चीज को दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाए कि कौन सा अणु सूत्र अम्ल से संबंधित होता है और कौन सा अणु सूत्र क्षार से संबंधित होता है। क्योंकि आपको दोस्तों अभिक्रिया कराना पड़ता है कि अम्ल से जल की अभिक्रिया करिए, या क्षार से जल की अभिक्रिया करिए, या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करिए, या कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करिए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अम्ल कौन होगा और क्षार कौन होगा, तो अब ना दोस्तों आप अभिक्रिया कराओगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि अम्ल कौन होगा और क्षार कौन होगा, तो आप अभिक्रिया कैसे करा सकते हैं, नहीं करा सकते। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अम्ल और क्षार के रासायनिक नाम के आधार पर इनके अणु सूत्र की रचना करना सीखा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आई है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।